करें स्टार्ट, चलिए ठीक है बच्चों। देखो भाई, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आता है और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है बेंजीन में से। सिमिलरली अगर आप समझे इस बात को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या? मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और किसी पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर देगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एलिमिनेशन है। मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, बेटा दोनों ही साथ में होते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास यहां पर Br है, मैं समझा देता हूं अभी, और मान लीजिए इथाइल ब्रोमाइड है। इथाइल ब्रोमाइड में से अगर आप HBr माइनस कर देते हैं, और वो कब होगा? जब आप एल्कोहलिक KOH और हीट डालेंगे तो यहां से HBr बाहर हो जाएगा और यहां बन जाता है इथीन। बेटा ये वाली जो रिएक्शन है ये है एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन है। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? मान लीजिए ये आपका RX है। X मतलब हेलोजन, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है। आपको अच्छे से पता है X तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इधर माइनस और इधर क्या है बच्चों? प्लस। इस बॉन्ड का अगर आप नेचर देखें तो ये कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको? पोलर। और कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा जो न्यूट्रल होगा लेकिन लॉन पेयर होगा, वो यहां इस कार्बन पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर बॉन्ड बना सकता है और यहां से किसको बाहर कर दे? एक्स को बाहर कर दे। अल्टीमेटली आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और यहां से क्या बाहर हो गया? एक्स माइनस। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये है एलिमिनेशन। दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसलिए लिखा जाता है, एनसीईआरटी ने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ये बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना? अब जरा ध्यान से देखिए कि ये दोनों, मतलब ये मान लीजिए जैसे मेरा फ्लैट 6th फ्लोर पर है फॉर एग्जांपल। अब मुझे नीचे जाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस किया, लिफ्ट अगर टाइम से आ गई तो मैं लिफ्ट से चला जाऊंगा, और अगर लिफ्ट आने में टाइम लग रहा है मैं कहां से उतर जाऊंगा? स्टेयर से उतर जाऊंगा। इसका मतलब मैं जो चूज करूंगा, मेरे लिए जो आसान होगा मैं वो चूज कर लूंगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो या तो वो एक्स को बाहर करे तब तो न्यूक्लियोफाइल है, और अगर वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसके लिए आसान है बाहर से हाइड्रोजन खींचना। वो बाहर से हाइड्रोजन भी खींच सकता है और उस केस में वो एलिमिनेशन करा देगा। क्या करा देगा? एलिमिनेशन। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों टॉपिक को अलग पढ़ना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है और एलिमिनेशन क्या है। फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि कब एसन फेवर होगा और कब एलिमिनेशन फेवर। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आपका कहां से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। इनको शॉर्ट में हम एसन रिएक्शंस भी बोलते हैं। एसन रिएक्शंस होता क्या है? मान लीजिए आपके पास ये एल्काइल हैलाइड है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब आर एक्स। एक्स मतलब यहां पर कि कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब इसमें अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल डाल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल NH3 हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल OCH3 हो सकता है माइनस। क्लियर? ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर 4 बॉन्ड बन चुके हैं। अब मीडियम देखिए, मीडियम में आपको बताऊंगा अभी। न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां से एक्स को बाहर कर देगा फॉर एग्जांपल, और यहां पर एक्स बाहर हो गया। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके दो तरीके, एसन होने के दो तरीके, देयर आर टू पाथवेज। पहला पाथवे है SN2 मैकेनिज्म, दूसरा पाथवे है SN1 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक्स को बाहर कर देगा, हेलोजन को हटाएगा, खुद अटैच हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एसएन में भी इसको हटाने के दो तरीके हैं। पहला है SN2, दूसरा है SN1।
बेटा अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SN2 से। SN2 से, SN2 मैकेनिज्म, ध्यान से देखना। SN2 मैकेनिज्म बेटा इसका फुल फॉर्म है बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन मुझे बताएगा कि मॉलिकुलैरिटी क्या होती है? मॉलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन किसी ने पढ़ा है? कुछ आइडिया है मॉलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन? मैंने बोला ना बाई मॉलिकुलर। व्हाट डू यू मीन बाय बाई मॉलिकुलर? देखो सबसे पहले आप इसी चीज को समझ लो। मान लो आपके पास एक पार्टिकल है ए बी, इसको आपने हीट किया और ये दो पार्टिकल में टूट गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। रिएक्शन में कितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड पर? वन, ओनली वन पार्टिकल है। इस तरह की रिएक्शन को कैसी रिएक्शन बोलेंगे? यूनी मॉलिकुलर रिएक्शंस। दीज आर नथिंग बट द यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, ए प्लस बी, दो पार्टिकल हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं एक पॉइंट पर, तब जाकर क्या बन रहा है? ए बी। कितने पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं? दो, तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई? टू। तो ये कैसी रिएक्शन है? बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, एक का एक पार्टिकल और दो के बी मोल रिएक्ट करके AB2 बनाते हैं, ये कैसी रिएक्शन होगी बेटा? ट्राई मॉलिकुलर। देखने से पता चलता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने पार्टिकल एक पॉइंट पर साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं टू गिव द प्रोडक्ट, इस टर्म को बोलते हैं मॉलिकुलैरिटी। सिंगल पार्टिकल होगा यूनिमॉलिकुलर, जो सबसे आसान होता है, उसको किसी का वेट नहीं करना, बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर? जैसे Cl2 है, Cl2 का बॉन्ड बीच में से टूटा, दो Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, तो मॉलिकुलरिटी कितनी हुई? वन। क्लियर? और दो पार्टिकल्स अगर आपस में कोलाइड करके एक पार्टिकल बनाते हैं तो रिएक्टेंट साइड से देखना होता है, ये कैसी रिएक्शन होती है? बाई मॉलिकुलर। और तीन पार्टिकल होंगे तो कितने? क्लियर? सबसे आसान यूनिमॉलिकुलर होती है। ठीक है, फिलहाल मॉलिकुलरिटी से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दो पार्टिकल आपस में क्या कर रहे होंगे? कोलाइड कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, एक और बात ध्यान रखना, क्या मॉलिकुलरिटी फ्रैक्शनल हो सकती है? सोच के देखो। अरे या तो पार्टिकल 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। क्या मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन जीरो हो सकती है? जीरो भी नहीं हो सकती। क्लियर है बात, है ना? इसका मतलब यहां पर दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तब जाकर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? SN2 मैकेनिज्म। अब ये होगा कैसे, जरा ध्यान से देखिए बेटा, अभी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे। मान लीजिए यहां पर एल्काइल हैलाइड है और मेरे पास मीडियम है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सवाल आता है कि जब सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके आपने दो पाथवे बताए, या तो SN1 या SN2। SN1 कब होगा और SN2 कब होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये सबसे पहली बात है, डिपेंड करेगा मीडियम पर। आपका मीडियम कैसा है? तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की कंडीशन में कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2। तो इससे पहले कि आगे बढ़े कि सर मुझे बताइए कि पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या है, तभी तो समझ पाएंगे कि ये कर क्या रहा होगा। बेटा पोलर का मतलब है कहीं ना कहीं नेट डाइपोल जीरो नहीं है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है? माइनस है। पोलैरिटी का तो यही मतलब है। ए मींस क्या होता है? एब्सेंस। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके एवज में एक और, इसके कॉन्ट्रा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिख देता हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब पोलर तो है, साथ साथ उसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन भी है जो रिलीज हो सकती है, प्रोटिक। क्लियर? एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं एसीटोन, ये है बच्चों एसीटोन। एसीटोन में देखिए क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही है? देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। या ये मान लीजिए ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू ऑक्सीजन
फ्लोरीन और नाइट्रोजन। क्लियर? ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? पोलर, क्योंकि पोलैरिटी तो है, इधर डेल पॉजिटिव है, उधर क्या है बच्चों? पोलैरिटी तो है लेकिन कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, या ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर? जैसे इधर देखो, मैंने लिख दिया ये वाला मॉलिक्यूल, बताइए क्या यहां पोलैरिटी है? यस, आप अच्छे से जानते हैं वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि नेट डाइपोल जीरो नहीं है, एक तरफ माइनस है, एक तरफ क्या है? प्लस। पोलर तो है, साथ साथ हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से, और यहां ऑक्सीजन से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये कैसा सॉल्वेंट बोला जाएगा? पोलर प्रोटिक। और ये वाला कैसा था बेटा? पोलर ए प्रोटिक में SN2 होगा, और पोलर ए प्रोटिक में, पोलर प्रोटिक में क्या होने वाला है? SN1 होगा। क्लियर? अब आप मुझे बताएंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला सॉल्वेंट लिख दिया, सोचकर बताइए, अब इस रिएजेंट का नाम है DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, अरे फॉर्मामाइड तो ये होता है ना बच्चों, ध्यान से देखो, HC डबल बॉन्ड O NH2, मिथेनामाइड, कितने कार्बन है? एक, मिथेनामाइड। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसके दोनों हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। आप बताइए मैं इसको किस कैटेगरी में रखूं, इसमें या इसमें? सोच कर बताओ। SN2। देखो, हाँ, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। यहां पर भी हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? कार्बन से। यहां पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से। तो अगर आपका, मैं लिख देता हूं, इफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, इफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अगर इससे कनेक्टेड है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पोलर प्रोडक्ट। भाई इतने 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। 3 लेक्चर में मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो एरो के ऊपर रिएजेंट लिखा हुआ है, सबसे पहली बात है उसको पहचानो, वो क्या कर रहा है, तभी तो मैकेनिज्म खुलेंगे, वैसे थोड़ी ना, वरना तो रिएक्शन रट रहे हो कि इसमें ये डाला ये बन गया, ये बन गया, ये डाला ये बन गया। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक्स को बाहर कर देगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके दो तरीके हैं, SN2 और SN1। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि SN2 कब होगा, मैंने कहा मीडियम पे डिपेंड करेगा। पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक होगा तो हम SN2 करेंगे। कैसे पहचानेंगे? ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो क्या माने जाते हैं? पोलर एप्रोटिक। और जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से, उस केस में वो क्या माने जाते हैं? पोलर प्रोटिक। क्लियर है बच्चों? ठीक है, मतलब अगर किसी एरो के ऊपर ड्राई एसीटोन लिख दिया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन से मैकेनिज्म से जा रही है। जैसे 12th में एक रिएक्शन है बहुत फेमस, लेकिन अभी आपको वो पता नहीं है, लेकिन ये देखो, मिथाइल ब्रोमाइड में अगर मैं सोडियम आयोडाइड डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो बताओ बच्चों ये कौन सा फेवर करेगा, SN2 या SN1? अभी ये नहीं पता SN2 क्या है, SN1 कोई बात नहीं, लेकिन तरीका तो बताओ कौन सा है। ये क्या है बच्चों? एसीटोन। एसीटोन है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? पोलर एप्रोटिक। अगर ये पोलर एप्रोटिक है तो कौन सा मैकेनिज्म लेकर चलेंगे हम SN2 लेकर चलेंगे, मतलब एरो से हमें ये पता चल रहा है। क्लियर? अब समझिए कि क्या करने वाला है बेटा। अभी रुक जाओ, सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई? टेक्निकल है आज का थोड़ा सा। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर वाटर जैसी कंडीशंस होती है, वाटर जैसी कंडीशंस में जैसे NaCl है, Na+ अलग हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। वाटर फेवर आयोनाइजेशन। वाटर में कुछ भी डालेंगे तो प्लस अलग हो जाता है और माइनस अलग हो जाता है, कैटायन अलग हो जाता है, एनायन अलग हो जाता है। ये वाटर की खास बात है। लेकिन अगर उसकी अपोजिट कंडीशन रहे, ये वाटर जैसी कंडीशन और ये वाटर की अपोजिट कंडीशन, इसका मतलब यहां से ये X बाहर नहीं होने वाला है।
ये एज इट इज रहेगा किस मीडियम में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसमें मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल एसीटोन। अगर एसीटोन की कंडीशन है तो इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है दैट विल मेंटेन एज सच, इसमें एज सच कुछ भी चेंज अभी फिलहाल नहीं होने वाला है। वाटर होता तो क्या करता, अरे वाटर होता तो X माइनस को खींच के X माइनस अलग कर देता और कार्बोकेटाइन बना देता, क्या बना देता, कैटायन अलग और एनायन अलग कर देता। फिलहाल यह है कि इस बॉन्ड को अभी ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियम कैसा है, पोलर एप्रोटिक, इट डू नॉट फेवर आयनाइजेशन, ये आयनाइजेशन को फेवर नहीं कर रहा है। अब इस केस में न्यूक्लियोफाइल के पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, कि वो यहां से इस कार्बन पर अटैक करे। सर पीछे से ही क्यों अटैक करे, हेलोजन पर सभी जानते हैं हेलोजन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, हेलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अगर ये सामने सामने से आएगा तो रिपेल करेगा, इसकी मजबूरी है, इसको कहां से आना पड़ेगा, पीछे से, पीछे से आकर यहां इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा और ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ पुश करेगा, सो दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। ध्यान से देखना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैच हो रहा है और X माइनस धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है, और इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है और मैं इसको बोल रहा हूं इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जिसकी एनर्जी हाई है, इसको हम ITS बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ITS बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जिसकी एनर्जी हाई है वो अपनी एनर्जी को कम करेगा, कम कैसे करेगा, कार्बन के अराउंड 5 बॉन्ड तो बन ही नहीं सकते, यहां से X माइनस को निकलना ही पड़ेगा, और जब X माइनस यहां से निकला तो फाइनली न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच हो गया, तीनों अटैचमेंट इधर है और यहां से क्या बाहर हो गया, X माइनस। क्लियर, न्यूक्लियोफाइल ने X माइनस को बाहर किया है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है, और ये तरीका किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर। अगर मीडियम, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर मीडियम आपके पास ऐसा हो जिसमें आयनाइजेशन नहीं हो सकता इस बॉन्ड का, उस केस में न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर जाकर अटैक करके बॉन्ड बनाना है और यहां से किसको बाहर करना है, X माइनस को बाहर करना है। क्लियर, इस प्रोसेस में बताइए कितने पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, एक तो RX है और उसके साथ कौन कोलिजन ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल, बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, इसीलिए इसका नाम पड़ा SN2 मैकेनिज्म, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, अगर इसको क्विकली सम अप करें तो पहली बात, ये वन स्टेप रिएक्शन, एक ही बार में ये बाहर होने वाला है। अरे ये बना आइसोलेट तो नहीं हुआ, ये स्टेबल तो नहीं है। क्लियर, जैसे मैं यहां से उतरा, यहां से उतरने के बाद मैं बीच में एक टर्न लूंगा, लेकिन मैं रुका तो नहीं, एटलीस्ट यहां से सीधा कहां चला गया, नीचे ही चला गया, है ना। तो इसका मतलब ये वन स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस है बच्चों, क्योंकि इसको तो आइसोलेट ही नहीं कर सकते, ये तो आपको दिखाया गया है कि ऐसा होगा। दूसरी बात, ये कब होगा, जब मीडियम कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तीसरी बात बेटा, जो अटैचमेंट लेफ्ट में लगे हुए थे, देखो जरा ध्यान से, कार्बन के साथ जो अटैचमेंट लेफ्ट में लगे थे, प्रोडक्ट में किधर लगे हुए, क्या ये इन्वर्जन हो गया है। इन्वर्जन बिल्कुल ऐसा मानिए जैसे आपके पास एक अम्ब्रेला है, छाता है, और बहुत तेज बारिश या हवा आई तो छाता कई बार क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। मतलब अगर रिएक्टेंट में इस तरफ अटैचमेंट लगे होंगे तो प्रोडक्ट साइड पर सारे अटैचमेंट किधर चले जाएंगे, राइट साइड पर। तो SN2 में सारे मॉलिक्यूल्स, पूरे 100% मॉलिक्यूल इन्वर्जन में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, मतलब आप ये समझो कि अगर मैंने आपको यहाँ डेक्स्ट्रो फॉर्मेशन, डेक्स्ट्रो का रिएक्टेंट दिया है तो प्रोडक्ट लीवो कॉन्फ़िगरेशन का बन जाएगा, लीवो दिया है तो यहाँ क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रो, उल्टा हो जाता है, एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, 100% इन्वर्जन हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले अगर पॉइंट कंक्लूड करें SN2 के बारे में, बताइए कितने स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन। क्या इसमें ITS बनता है,
यस, आईटीएस इज फॉर्म, उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन आईटीएस बनता ही बनता है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना, ये है आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा एक आईटीएस बनेगा, आईटीएस की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और फाइनली अपनी एनर्जी एक्स माइनस को यहां से रिलीज कर देगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ले लेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये लो, क्लियर। तो आईटीएस मतलब पीक, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा होगी तो वो अपनी एनर्जी कम करेगा, कैसे कम करेगा, उसको एक्स माइनस को छोड़ना पड़ेगा, एक्स माइनस वो निकाल देगा, यहां एक्स माइनस निकल चुका है, ये रिएक्टेंट था। ठीक है, सोचकर बताओ ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है या एंडोथर्मिक का ग्राफ, एक्सोथर्मिक, ये रिएक्टेंट की एनर्जी ई आर, और ये किसकी एनर्जी है, ईपी। तो इसका मतलब अगर आपका ई आर ज्यादा है और ईपी कम है तो ये कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो आप मुझे बताइए हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा या लो टेम्परेचर पर। अगर किसी प्रोसेस में से हीट बाहर निकल रही है तो आप उसको गर्म करेंगे या उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो आगे जाएगा, और अगर उसको गर्म करेंगे तो किधर चला जाएगा, बैकवर्ड चल। क्षितिज कहाँ ध्यान है तुम्हारा, वंश, वंश नाम है ना आपका, अंश, अंश आगे आओ, यहाँ आओ, बैठो। हाँ, नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आगे आगे। अभी तो तुम लोगों को होमवर्क नहीं मिला है, होमवर्क भी चेक होगा। आप बोलोगे सर ये तो स्कूल बना दिया आपने, स्कूल नहीं बनाया बेटा, ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है, आप लोगों से जितना करवाया जाएगा आप उतने कर लोगे। कुछ बच्चे सेल्फ ड्राइवन मोड में होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, आप उनको बोलो 50 क्वेश्चन वो 70-80 करके लेके आएंगे, लेकिन वो बहुत कम बच्चे होते हैं। बच्चों से जितना कराओगे उतना होता है, आपको अभी करने की आदत नहीं है ना। और ये बात इतने दिनों में मैंने यहाँ फील भी कर लिए कि बहुत अच्छा खासा गैप है, बढ़िया अच्छा खासा गैप, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब चीजें सिस्टमेटिक होंगी। और एक चीज ध्यान रखना, जब आपकी पढ़ाई सही होती है तो आप किसी के साथ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, 1 घंटा लेट हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस बात से किसी पेरेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके फाइनल मार्क्स और आप अपना काम पूरा कर रहे हो। जिस दिन आपका ये बिगड़ने लगता है कि मार्क्स खराब हो रहे हैं, टेस्ट में अच्छा नहीं हो रहा, जेई का भी गड़बड़ बड़बड़ होने लगा है, सीबीएसई का भी डाउट होने लगा है, उस दिन से सवाल उठने लगते हैं, हाँ भाई किसके साथ बैठ रहा है, हाँ किससे बात कर रहा है, फोन ज्यादा यूज तो नहीं कर रहे हो। करके देखना ये प्रोसेस, जब आपका ये वाला पार्ट सही होता है ना कि हाँ मेरी पढ़ाई ठीक है, मैं अपने टाइम पर क्लास ले लेता हूँ, और क्लास बस इतना सा करना है कि क्लास में फोकस बनाना है और कुछ नहीं करना, और रटना नहीं है, इसीलिए हमारी एनर्जी ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि रटने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर कि रट लो रट लो रट लो। ठीक है, थोड़ा फोकस बनाओ, सिर्फ क्लास में फोकस बनाओ, और बस जितना होमवर्क दे रहा हूँ उतना, और पीवाईक्यू पर फोकस बनाओ, बाकी जो करना है एंजॉय करो लाइफ में। ठीक है, चलिए आइए, अब ये देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम। तो जब प्रोडक्ट कम एनर्जी का बनता है तो कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर, क्योंकि अगर इनमें हाई टेम्परेचर करेंगे तो रिवर्सिबल हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तीसरा पॉइंट बेटा, यहां पर 100% इन्वर्जन हो जाता है, 100% इन्वर्जन हो जाएगा, मतलब जो अटैचमेंट लेफ्ट में लगे थे वो कहां चले जाएंगे, राइट में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, CH3Br 12th का एक रिएक्शन है, लेकिन हम अभी करेंगे CH3 कार्बन, इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज CH3। बेटा क्या ये आपको न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर मैंने कंडीशन रख दी ड्राई ईथर की, कंडीशन रख दी ड्राई ईथर, ईथर होता है ROR। बताइए पोलर प्रोटिक या पोलर ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक, SN1 होगा कि SN2 होगा, SN2। SN2 में ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, सामने से नहीं आ सकता, और इसको क्या कर देगा बाहर,
और जब इसको बाहर करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। देखिए CH3O इधर आ जाएगा, है ना, और यहां पर CH3 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 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इधर आ गया, और यहां से क्या बाहर हो गया बच्चों, Br, और ये Na प्लस था और Br माइनस मिलकर NaBr बना लेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो जो अटैचमेंट लेफ्ट में लगी थी अब किधर चली गई, राइट में। क्या यहाँ ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ये है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, जिसको आप 12th में पढ़ते हैं, लेकिन देखने से समझ में आ रहा है यहाँ कौन सा मैकेनिज्म यूज हुआ है, SN2, और मैंने कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा लिख दिया है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई है ना। अब अगर देखा जाए क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा प्रीव्यू से, लास्ट एक सेकंड, मोर पे गया, प्रीव्यू लिखा, ठीक है, ये बताया था सर ने मुझे, सॉरी। अब वापस पेन पे क्लिक करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इस केस में देखो, अगर देखा जाए तो जितने मॉलिक्यूल आरएक्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल किसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के। भाई 50,000 मॉलिक्यूल इसके हैं तो 50,000 मॉलिक्यूल इसके हैं, सो दैट 50,000 हमारा वो प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर। तो अगर मैं आरएक्स की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, सोचना जरा, आरएक्स की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, इसके मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा तो भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो भी क्या बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं रेट का यहां से ग्राफ निकालूं, रेट वर्सेस आरएक्स की कंसंट्रेशन, तो आप बोलोगे कि आरएक्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी यहां रेट बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों ही इक्वल अमाउंट में चाहिए। क्लियर है ना। और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रेट बढ़ रहा है। क्लियर। तो केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नोट बना लेंगे कि इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएक्स की पावर 1, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की भी पावर किस पे डिपेंड करेगा, 1 पे। मतलब SN2 में मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 2 पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल और आरएक्स। तो अगर आप आरएक्स के मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे एल्काइल हैलाइड के तो भी रेट बढ़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल के पार्टिकल्स बढ़ाएंगे तो भी रेट बढ़ेगा। रेट दोनों पर डिपेंड करता है। क्लियर। इसलिए इसका जो रेट एक्सप्रेशन है लिखा जाएगा, रेट, जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा कि ये दोनों की पावर कितने पे डिपेंड कर रहा है, 1 पर, और ग्राफ कुछ ऐसा होगा, किसमें, SN2 में। अब टेक्निकली सोचो कि न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आकर अटैक करना है, ठीक है। अगर यहां पर हाइड्रोजन है तब तो ये आसान है, जैसे x माइनस एक्स का तो साइज ज्यादा है, हाइड्रोजन का साइज क्या होता है बेटा, छोटा है। हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस, एक वर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या आप स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हैं, मैं लिख देता हूं स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो मैं समझा देता हूं, अभी कनेक्ट होगा, छोटा होगा और सब बन जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कोई चीज स्टेरिकली छुप जाना। जैसे मुझे वो पेन उठाना है वहां से, उस बच्चे के पास से, वो पेन मुझे दिखाई तो दे रहा है बट वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, वहां कई बच्चे भी बैठे हैं, बेंच भी है, और उधर से क्या है बच्चों, वॉल भी है, दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड, मैं वहां पहुंच नहीं सकता। क्लियर है मेरी बात। तो न्यूक्लियोफाइल जब यहां से अप्रोच करने की कोशिश करता है आरएक्स में, इधर देखो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल जब यहां से अप्रोच करने की कोशिश करता है तो एक्स माइनस उसको रिपल्शन देकर भगा देता है, मतलब कोलिजन हुआ लेकिन वेस्ट हुआ, काम ही नहीं हुआ हमारा। अब ये पीछे से आकर जब कोलिजन करने की कोशिश करेगा तो उसको स्पेस चाहिए, क्या चाहिए, स्पेस। अगर यहां पर 3 हाइड्रोजन है तो अच्छा खासा स्पेस है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से यहां पर अटैक करके एक्स को क्या कर देगा, बाहर, तो मतलब तेजी से SN2 होने वाला है। लेकिन अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगा दूं, यहां X, यहां H, यहां H, अब न्यूक्लियोफाइल के लिए आपको क्या लगता है कि क्या थोड़ी दिक्कत होने वाली है। देखो इसको कंपेयर करें, ये था CH3X और ये है 1 डिग्री RX, 1 डिग्री हेलाइड। 1 डिग्री हेलाइड कैसे पहचानेंगे, आपका X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है बच्चों, एक, तो कितने डिग्री RX हुआ,
1 डिग्री आर एक्स हुआ। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं मिथाइल ब्रोमाइड वर्सेस ये 1 डिग्री मिथाइल ब्रोमाइड, इन दोनों में रेट किस में ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो रेट कम हो गया। क्लियर? अब इस केस में देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने इधर x इधर h कर देता हूं, ये लीजिए। अब ये कितने डिग्री आर एक्स है पहले तो इसको पहचानो। बेटा ये कितने डिग्री आर एक्स है? 2 डिग्री आर एक्स। आपका एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। मतलब एक्स सामने से नहीं आने देगा, रिपल्शन, वेस्ट कोलिजन, इसको बेचारे को पीछे से आना है, और अब उसके पास थोड़ी ही जगह अवेलेबल है जहां पर जाकर वो अटैक कर सकता है। रेट और क्या हो गया? रेट और कम हो गया, रेट और कम हो गया। क्लियर है ना? इसमें देखिए CH3 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 और यहां पर है आपका X। बताइए क्या न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर पहुंच सकता है या नहीं? अब नहीं पहुंच सकता। क्लियर? ये कितने डिग्री आर एक्स है? 3 डिग्री आर एक्स है। क्लियर? सामने से एक्स नहीं आने देगा, रिपेल करेगा, भगा देगा, क्योंकि एक्स पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, भगा देगा। अब वो जब पीछे से आने की कोशिश करेगा तो 3 बल की ग्रुप यहां दिखाई दे रहे हैं। देयर इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, और रेट क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालने का जो आधार है, जो बेसिस है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो रेट कम, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रेट। मतलब अगर मैं यहां लिखूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालने का जो बेसिस है, आधार है, वो है क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस। और इससे रेट कैसे रिलेट करेगा? रेट विल बी इनवर्स रिलेटेड टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये कहानी हुई किसकी? SN2 की। जरा देखो फिर दोबारा से। आपके पास एक RX है और मीडियम कुछ ऐसा है जिसमें इसका आयनाइजेशन नहीं हो पा रहा। और कैसा मीडियम? पोलर एप्रोटिक। उस केस में CX बॉन्ड एज इट इज है, अब ये टूटेगा नहीं। उस केस में न्यूक्लियोफाइल को पीछे से जाकर X को बाहर करना है। जब वो ऐसा करेगा तो क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट जिसकी एनर्जी हाई होगी। और क्योंकि कार्बन विद 5 वैलेंसी कैन नॉट कम आउट, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, तो फाइनली अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, और कम करने की एनर्जी की कोशिश करेगा तो यहाँ से क्या निकाल देगा? X माइनस। और जब ऐसा होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएंगे और X माइनस यहाँ हो जाएगा। इस केस में हमने कुछ कंक्लूजन्स किए। क्या क्या कंक्लूजन था? पहली बात, ये 1 स्टेप रिएक्शन। दूसरी बात, इसमें ITS बनता ही बनता है। तीसरी बात, ये कब होगा? जब मीडियम कैसा होगा? पोलर एप्रोटिक, जिसमें हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, हम ये करने वाले हैं। तीसरी मैंने बात बताई थी नेक्स्ट, कि इसमें इन्वर्जन हो जाता है। जो अटैचमेंट लेफ्ट में लगे हैं वो कहां हो जाते हैं? 100% इन्वर्जन, एक भी पार्टिकल नहीं बचेगा। क्योंकि 2 पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। इसीलिए इसका नाम क्या है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब इसके पार्टिकल बढ़ाऊंगा तो भी रेट बढ़ेगा, और इसके पार्टिकल बढ़ाऊंगा तो भी रेट बढ़ेगा। दोनों पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 पे डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों बात? उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालने का जो बेसिस है वो क्या है बच्चों? स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। इसका मतलब 3 डिग्री RX will be less reactive than 2 degree RX will be less reactive than 1 degree RX, and CH3X will be highest reacting। क्लियर? यही रीजन है कि जब मैंने ईथर का फॉर्मेशन दिखाया था आपको, बताइए ये रहा, कहां था बच्चों ईथर का फॉर्मेशन? ये वाला। बताइए मैंने RX कितना लिया? बेटा ये बिल्कुल प्राइमरी ब्रोमाइड है, प्राइमरी हैलाइड बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, जबकि देखिए न्यूक्लियोफाइल कितना बड़ा है। क्लियर? आसानी से रिएक्शन हो गया। अगर आप कहें कि उल्टा कर दो, जरा ध्यान से देखना, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि ये लो सर RX ही तो लेना है, ये लो,
इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सर इसमें मैं न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं ये वाला CH3O माइनस, है ना, और इसमें कंडीशन वही कर देता हूं आपकी ड्राई ईथर। क्या ईथर का फॉर्मेशन यहां बनेगा? क्योंकि आपने तो ईथर बनना बताया, ये जाकर यहां पर अटैक करे Br। आप बोलेंगे दिस इज नॉट ए फिजिबल रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो छोटा है, लेकिन यहां पर एक अच्छा खासा क्या दिखाई दे रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब ये यहां नहीं पहुंच सकता, तो ईथर का फॉर्मेशन यहां पॉसिबल नहीं है। क्लियर? RX alkyl halide should be simple and less sterically hindered। कौन से मैकेनिज्म में? एसेंट। ये बात समझ में आई बच्चों, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, अब आता हूं मैं SN1 पे। SN2 की बात क्लियर हो गई, फिर हम क्वेश्चन रिलेट करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं SN1 मैकेनिज्म की। SN1 मैकेनिज्म का मतलब है यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों, ये दो स्टेप से गुजरती है। इट प्रोसीड थ्रू 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का बनना, ठीक है। जरा देखिए, इस बार आपके पास फिर से RX है, लेकिन इस बार मीडियम है वाटर। वाटर कैसा मीडियम है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हमने पहचान लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सर अब ये करने क्या वाला है, अब ये दिखाइए। आप अच्छे से जानते हैं कि यहां पर वाटर कुछ ऐसा है, वाटर बेंड शेप में होता है, राइट। इधर डेल पॉजिटिव है, इधर क्या डेल नेगेटिव। इसमें भी पोलैरिटी है, इधर डेल है, इधर क्या है डेल नेगेटिव। बच्चों यहां से हाइड्रोजन इस X के साथ धीरे धीरे इंटरेक्शन करना शुरू करेगा। H प्लस यहां पर वाटर का जो हाइड्रोजन है X माइनस के साथ धीरे धीरे इंटरेक्ट करना शुरू करेगा और उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। जब वो ऐसा करेगा तो इस बॉन्ड को वीक कर देगा, कर दिया वीक, ठीक है, और इसका आयनाइजेशन कर देगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में। कौन सा क्लीवेज बच्चों? हेट्रोलाइटिक, मतलब बोथ द इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे? X पर, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और यहां क्या हो गया? X माइनस निकल गया। वाटर यही तो करता है, वाटर में नमक डालो NaCl सॉलिड में, Na प्लस को अलग कर देगा और Cl माइनस को क्या कर देगा? अलग कर देगा। वाटर ने यहाँ ये कहानी कर दी। पिछले वाले केस में क्या था कि X माइनस निकल नहीं रहा था, न्यूक्लियोफाइल ने धक्का देकर ITS के थ्रू उसको बाहर किया, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया। इस केस में वाटर अगर आपके पास मीडियम प्रेजेंट है रिएक्शन के अंदर, तो वाटर खुद ब खुद क्या कर देता है? आयनाइजेशन। तो पहला ही स्टेप में क्या बन जाएगा? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहली बात आप देखिए कि ये जो स्टेप है दिस इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, उसी को हम RDS बोलते हैं। पढ़ा है कहीं पर रेट के बारे में? कुछ पढ़ा है कहीं 11th में? नहीं पढ़ा। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सिखाता हूं आपको, थोड़ा मजा आएगा। जो रिएक्शन का जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, सबसे धीमा स्टेप होता है, रेट उसी पे डिपेंड करता है। इसके 2 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, और एक रियलिटी का भी कॉन्सेप्ट है। मैं, मेरे जो मामा जी हैं वो यामा में परचेज मैनेजर रहे हैं कई साल तक। तो फॉर एग्जांपल मैं उनके पास चला गया और मैंने आप उनसे पूछा, यामा की जो ये मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर है गाजियाबाद, तो नोएडा में, गाजियाबाद नोएडा की बॉर्डर पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी बाइक्स पर डे प्रोड्यूस करते हो, आपका रेट क्या, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स, यामा बाइक्स पर डे। उन्होंने कहा 20 से 25 बाइक हम लोग बना देते हैं। मैंने कहा इतना बड़ा प्लांट और आप 20 से 25 बाइक ही बना पाते हो? तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ सर्वे कर लो कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं उधर चला गया जहाँ पर टायर्स लगते हैं बाइक में। तो मैंने कहा भाई कितने बाइक्स में टायर लगाते हो? उन्होंने कहा हम 20 से 25 में ही लगाते हैं। मैंने कहा कितने टाइम में लग जाते हैं?
कह रहे लग जाते हैं सर 15 से 20-25 मिनट में लगा देते हैं हम तो। मैंने कहा बाकी टाइम क्या करते हो? मेरे बाकी टाइम मोबाइल देखते हैं, कुछ करते ही नहीं, आती नहीं पीछे से बाइक, हम क्या करें। मैं फिर उसके बाद वहां चला गया जहाँ सीट्स और लाइट्स लगती हैं। मैंने कहा देखते हैं भाई कहाँ प्रॉब्लम है। मैंने कहा कितनी बाइक्स में सीट लगाते हो? कह रहे जितनी आती हैं पीछे से 20-25 आती हैं पीछे से, हम सीट लगा दे। मैंने कहा बाकी टाइम क्या करते हो? कह रहे खाली बैठते हैं, कुछ है ही नहीं। मैंने कहा यार प्रोडक्शन बढ़ाओ। कह रहे जी बाइक लाओ पीछे से, पीछे से बाइक ही नहीं आती। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार प्रॉब्लम का ऐसे हर डिपार्टमेंट में गया, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम कहाँ है? उन्होंने बोला जी एक काम करो, अगर आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है ना, आप जाओ वहां जो जहाँ इंजन और फ्रेम फिट होते हैं, अगर वो तेज हो जाएंगे तो हम तेज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। पहली बात जब मैं उसके अंदर गया, इट वाज द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट, वाज वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत तेजी से काम कर रहा था, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था। और वो पूरा एफर्ट लगाकर भी 20-25 बाइक्स में ही इंजन फ्रेम फिट कर पाते थे, टेस्ट कर पाते थे और आगे के लिए भेजते थे। तो बताइए कि पूरी रेट का जो प्रोडक्शन है, पूरी कंपनी का जो प्रोडक्शन है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? जो स्लोवेस्ट है। अगर आप उसको बढ़ा देंगे, 25 से उसको 50 कर देंगे, तो सारे डिपार्टमेंट में भी 50-50 बाइक्स आएंगे और रेट अपने आप बढ़ जाएगा। सिमिलरली रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? स्लोवेस्ट स्टेप पर। इसका एक और एग्जांपल समझना है तो ये समझ लो, मान लो हमने भंडारा लगा दिया, सबको खाना खिलाते हैं, तो हमारे हलवाई ने सब पूरी वगैरह तरायता सब तैयार कर दिया, लेकिन सब्जी वगैरह सब तैयार कर दी, लेकिन जो हमारा हलवाई जो पूरी उतार रहा है वो स्लो है। तो कितने लोग खाना खा पाएंगे वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? जो स्लो है वो पूरा का पूरा। समझ में आ रही है चीजें? अगर मैं उसको फास्ट करता हूँ कि यार फास्ट करो, एक बंदा और बिठा दिया, फिर मान लो सब्जी वाला स्लो हो गया, अब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? जो स्लो होगा रेट पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा? स्लो पे। तो बेटा ये कितने स्टेप से गुजरती है? 2 स्टेप से। 2 स्टेप में जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये एक स्लो स्टेप है और रेट इसी पर कंट्रोल्ड होता है, इसीलिए इस स्टेप को क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब कार्बोकेटाइन जितना जल्दी बन जाएगा उतना जल्दी ये रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ जाएगी। क्लियर? अब क्योंकि यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटाइन में आप अच्छे से जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और ये कैसी स्पीसीज होती है? प्लेनर स्पीसीज होती है। क्लियर? अब इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के लिए अब ऑप्शन खुला हुआ है, न्यूक्लियोफाइल चाहे सामने से आए चाहे पीछे से। पिछले वाले केस में उसकी मजबूरी थी कि उसको कहां से आना पड़ रहा था? पीछे से आना पड़ रहा था, क्योंकि एक्स माइनस उसको सामने से रिपल्शन दे रहा था। इस केस में कार्बोकेटाइन के पास, या सॉरी न्यूक्लियोफाइल के पास अपॉर्चुनिटी है, वो सामने से भी अटैक कर सकता है, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, अरे प्लेनर स्पीसीज है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो इस केस में आपका न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड पर भी अटैच हो सकता है, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैच हो सकता है बच्चों? राइट साइड पर भी अटैच हो सकता है। दिस इज सेकेंड स्टेप, ये आपका सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप। और इस स्टेप का नाम है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। क्लियर? और ये एक फास्ट स्टेप, अल्टीमेटली यहां से एक्स बाहर हुआ है, लेकिन तरीका कुछ और है। और ये तरीका किस पे डिसाइड हो रहा है? सबसे पहली बात मीडियम पर डिसाइड हो रहा है। अगर वाटर जैसा कोई मीडियम होगा तो उसका आयनाइजेशन करके कार्बोकेटाइन बना देगा, और कार्बोकेटाइन पर आपका न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैच हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर इस वाटर का रोल पूछा जाए आपसे कि इस वाटर का यहां पर रोल क्या है, पहला रोल इसका हिट्रोलाइटिक क्लेवेज करके यहां पर क्या बना रहा है? कार्बोकेटाइन। अब सवाल ये भी आता है, दिमाग में ये भी जा सकता है कि सर आपने न्यूक्लियोफाइल को इस पर अटैक कराया, यहां तो एक और X माइनस प्रेजेंट है, क्या X माइनस दोबारा से इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करके इक्विलिब्रियम को क्या फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड नहीं लेके जा सकता? एग्री कि नहीं भाई? देखो पहले वाले केस में ध्यान से सुनना, SN2 के केस में जो पीछे किया हमने, न्यूक्लियोफाइल आया, अटैच हुआ और X को बाहर कर दिया। पहले न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था और एट द लास्ट आपके पास X माइनस प्रेजेंट। क्लियर? वहां पर कोई कंपटीशन नहीं था, देयर वाज नो कंपटीशन। लेकिन अगर देखा जाए यहां पर तो एक कंपटीशन है, यहां पर X माइनस भी है जो कार्बोकेटाइन पर अटैक करके इक्विलिब्रियम को किधर शिफ्ट कर सकता है? बैकवर्ड। और यहां एक न्यूक्लियोफाइल भी है जिसको आप अटैच करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं।
तो वाटर यहाँ दो काम करने वाला है। पहली बात, इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज किया, कार्बोकेटाइन X माइनस। दूसरी बात बेटा, X माइनस के सरफेस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है तो इसका सॉल्वेशन कर देता है चारों तरफ से। पढ़ा होगा आपने, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन पढ़ा है। अरे कैटायंस और एनायंस वाटर में सॉल्वेटेड हो जाते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, घिर जाते हैं। क्लियर? अब ये फ्री नहीं है, दिस X माइनस इज नॉट फ्री टू अटैक ऑन दिस कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि वाटर में इसका क्या हो चुका है? हाइड्रेशन। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पर क्या करने वाला है? अटैक करने वाला है। क्लियर? SN2 से जब हम इसको कंपेयर करें तो SN2 में मॉलिक्युलरिटी कितनी थी? 2। यहां मॉलिक्युलरिटी 1 ही है। देखो वाटर इससे कोलिजन नहीं कर रहा है, वाटर ने दूर से ही प्लस माइनस को खींचा और एक्स को बाहर खींच लिया, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कर दिया। इज देयर एनी कोलिजन? नहीं, कोई कोलिजन नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई? 1। वहां तो कोलिजन हो रहा था, सीधा दो पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे थे। यहां कोलिजन नहीं है बच्चों, ये इसको समझो, दिस इज नॉट कोलिजन। यहां वाटर इससे एक्स माइनस धीरे दूर से ही खींच रहा है अपनी तरफ, आ जाओ आ जाओ, और जैसे ही अब एक्स आएगा उसको चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही खाते हैं। ठीक है बच्चों, वाटर में बहुत शानदार एनर्जी है। वाटर की एनर्जी का एक फैक्टर सुनो, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, आप अच्छे से जानते हैं एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स की जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा होती है क्योंकि कैटायन इज अट्रैक्टेड बाय एनायन। मैंने आपको सॉलिड स्टेट में NaCl दिया और मैंने कहा कि इसकी लैटिस एनर्जी बताओ, तो आप बोलोगे सर इनको सेपरेट करने में जितनी एनर्जी लगेगी उसी एनर्जी का नाम है लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर? Na प्लस और Cl माइनस को अगर मैं इसका डाटा आपको दिखाऊं कि गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में अगर आप Na प्लस Cl माइनस को अलग करोगे तो आप बोलोगे सर ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी, क्योंकि प्लस इज हेल्ड बाय माइनस, दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन जैसे ही NaCl को आप पानी में डालते हैं बेटा, वहां पर Na प्लस के चारों तरफ वाटर अटैक करेगा कुछ इस तरीके से। जरा देखो, Na प्लस है और यहाँ क्या है? Cl माइनस। एनायन बड़े होते हैं, वाटर इसके सरफेस पर आएगा तो वाटर एक डाइपोल रखता है, इसके सरफेस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन साइड से इसके साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। अरे इधर नेगेटिव है, इधर क्या है? पॉजिटिव, करना स्टार्ट करेगा। और ये किस से? हाइड्रोजन साइड से इसके साथ वाटर अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, और जब ये अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे तो Cl को ये अलग कर देगा और Na प्लस को क्या कर देगा? अलग कर देगा। मतलब Na प्लस के चारों तरफ वाटर अटैच हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। चलो, और Cl माइनस के अराउंड भी वाटर अटैच हो जाएंगे, लेकिन अटैचमेंट किससे होगा? हाइड्रोजन से। क्लियर? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हीट निकलती है। और अगर इस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन का एनर्जी का डाटा लैटिस से ज्यादा हो जाए तो लैटिस खुल जाता है। लैटिस खुल जाता है भाई, लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो अगर हाइड्रेशन से ही मिल गई, पानी से ही मिल गई, तो क्या लैटिस खुल जाएगा? यस, लैटिस अपने आप खुल जाएगा। यही रीजन है कि NaCl वाटर में क्या हो जाता है? सॉल्युबल। और ये वाटर की ताकत है, ये हाइड्रेशन की ताकत। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, वापस आ जाइए। तो वाटर यहाँ दो काम कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। पहली बात, X माइनस का हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज किया। दूसरी बात, X माइनस का क्या कर दिया? सॉल्वेशन भी कर दिया। अब आपका दिमाग ये ना सोचे कि X माइनस इस पर अटैक करके इक्विलिब्रियम को इधर शिफ्ट कर रहा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैकेनिज्म है SN1 में, स्टेटमेंट में, जिसमें कॉम्पिटिटिव एनायन है, कॉम्पिटिटिव एनायन है, तो SN2 होगा कि SN1 होगा? SN1 SN2 में है ही नहीं। SN2 में तो वो लगा और X को बाहर कर दिया, वहां तो कंपटीशन था ही नहीं। यहाँ कंपटीशन है भाई, ये भी अटैक कर सकता है और ये भी अटैक कर सकता है। इसको घेरना पड़ेगा, इसको सॉल्वेशन करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? दो स्टेप से गुजरेगा, ये स्लो और ये फास्ट। रेट किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है बच्चों? ठीक है। दूसरी बात,
बेटा जिस स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हम बात बोल रहे हैं उस स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। मतलब आरएक्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, पार्टिकल बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट पर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट जिस स्टेप में है उसका रेट में कोई रोल नहीं है। ये स्लो है और ये वाला क्या है, फास्ट है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर क्या ग्राफ आना चाहिए, चलो देखते हैं। हाँ भाई, अगर रेट वर्सेस आरएक्स का ग्राफ देखें तो ऐसा आना चाहिए SN1 में, और रेट वर्सेस न्यूक्लियोफाइल ऐसा आना चाहिए। क्लियर? इसका मतलब जो इसका रेट एक्सप्रेशन बनेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएक्स की कंसंट्रेशन की पावर कितनी, 1, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है, इसका मतलब इस पर ये डिपेंड है। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आई है ना? पिछले वाले केस में रिएक्टिविटी निकालने का जो आधार था, बेसिस था, वो था स्टेरिक हिंड्रेंस। इस बार अगर आप देखें तो पहला स्टेप कौन सा स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितना जल्दी कार्बोकेटाइन बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी अटैच हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मतलब सारा काम किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना जल्दी कार्बोकेटाइन आपका बनेगा। तो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा उतनी जल्दी बन जाएगा, और जितनी जल्दी अगर कार्बोकेटाइन बन गया तो दूसरा स्टेप भी आसानी से हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास 3 डिग्री आरएक्स है, 3 डिग्री आरएक्स। आपके पास 2 डिग्री आरएक्स है, ये कितने डिग्री आरएक्स है, 2 डिग्री। आपके पास ये 1 डिग्री आरएक्स है, और आपके पास ये CH3Br। आप बताइए कि आप बताइए कि जब इनको मैं SN1 में ले जाने की कोशिश करूंगा, SN1 में, तो किसका कार्बोकेटायन तेजी से बनेगा, वाटर की वजह से। यस, यहां से ये निकलेगा Br-, तो यहाँ कितने डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, विच इज स्टेबलाइज। ठीक है, स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। यहाँ कितने डिग्री बनेगा बच्चों, 2 डिग्री बनेगा, राइट, 2 डिग्री। और इससे स्लो रेट किस में हो जाएगा, CH3CH प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये अनस्टेबल होता है। और बेटा ये CH3 प्लस, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्लियर? इसका मतलब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 का उल्टा होने वाला है। 3 डिग्री तेजी से रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। ये बात समझ में आया? अब मैं अगर इन दोनों का कंक्लूजन बनाऊं, अब यहां समझ में आएगा। SN2 वर्सेस SN1। बच्चों सबसे पहले ये कब होगा, जब मीडियम कैसा हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे एसीटोन है और जैसे DMF है, अगर ये लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा। SN1 कब होगा, जब मीडियम कैसा हो, पोलर प्रोटिक हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, लाइक वाटर। ठीक है, जैसे अमाइंस लिख दिया, अमाइंस, CH3NH2, हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजन से, तो वो भी कैसा बिहेव करेगा, पोलर प्रोटिक। दूसरी बात, इसका फुल फॉर्म क्या है, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब मॉलिकुलरिटी 2 है। यहां पर इसका फुल फॉर्म क्या है, ये यहां टच हो जाता है, कहां टच हो गया, ये बैक नहीं हो सकता। अभी देखो, ये आपका ये जो वीकेंड वाला पेपर है, ये वाला पेपर दो, सबसे पहले मेंटली फ्री हो जाओ 11th से। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी फंसी हुई है, 11th है ना, उससे फ्री हो जाओ। सारे पेपर एक साथ हैं या गैप दिया हुआ है, 2 दिन में निपट रहे हैं सारे पेपर, यही होंगे, बढ़िया।
कितना टाइम लेता है? बैक करो इसको। अच्छा, अब बस हो गया। ठीक है, ये है यूनी मॉलिकुलर। कहाँ पे टच हो रहा है? मेन्यू पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, शेयर पे टच हो रहा है। अच्छा ठीक है, न्यूक्लियोफिल यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, ये कितने स्टेप प्रोसेस है? वन स्टेप प्रोसेस है। ये कितना है? टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप में पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जो इक्विलिब्रियम में भी है, इक्विलिब्रियम का स्टेप है ना, तो इक्विलिब्रियम का साइन लगाया हुआ है मैंने। और साथ साथ क्या है आपके पास? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, क्योंकि ये कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप है। दूसरा है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन, ये कैसा स्टेप है? फास्ट है, और इसमें इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, उसका जो बेसिस है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। और हमने देखा कि जो रेट है वो इनवर्स रिलेट करता है किससे? स्टेरिक हिंड्रेंस से। इसका मतलब CH3X will be more reactive than 1 degree Rx, then 2 degree Rx, then 3 degree Rx। ठीक है, आप इस तरफ जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और इस तरफ आ रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। ठीक है, इधर देखेंगे तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालने का बेसिस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का जो बेसिस है वो बेसिस है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। ठीक है, इसीलिए इसमें 3 डिग्री Rx विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री Rx, देन 1 डिग्री Rx, देन CH3। क्लियर बच्चों? इसमें इसमें 100% इन्वर्जन हो जाता है, 100% इन्वर्जन, सारी कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाती है। और अगर आप इस वाली स्लाइड को ध्यान से देखें तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर सकता है, प्लेनर स्पीसीज पर, फ्रंट से भी आ सकता है, बैक से भी आ सकता है। तो मिक्सचर बनेंगे 50,000 ये 50,000 ये, फॉर एग्जांपल 1 लाख मॉलिक्यूल थे हमारे पास, तो रेसिमिक मिक्सचर्स बनेंगे। तो इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। मतलब अगर आपने मुझे प्योर प्योर डेक्स्ट्रो दिया तो यहां पर रेसिमिक मिक्सचर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब है प्लस माइनस, रेसिमिक मिक्सचर्स आर फॉर्म, प्लस माइनस, जितना प्लस का अमाउंट है उतना ही माइनस का अमाउंट होगा। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर बन जाते हैं। मतलब आपने मुझे कोई एक कंपाउंड ला दिया लीवो, और आपने बोला कि सर इसको इस तरीके से चेंज कर दो कि सो दैट मेरे पास एक रेसिमिक मिक्सचर आ जाए, दोनों कॉन्फ़िगरेशन के अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर मॉलिक्यूल हो, तो मैं उसको SN1 में ले जाऊं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, खाना खाया क्षितिज? भूख लग रही है? चलो, अगर स्टेटमेंट में ये लिख दिया जाए, सुनो ध्यान से भाई, देखो मेरे केस में क्या है यार, मैं मतलब की बात करता हूँ, क्योंकि जो भी करना होगा वो बाहर, जो भी पर्सनल कुछ मजाक वगैरह करना होगा बाहर कर लेंगे, लेकिन काम के टाइम पर बस अगर आपने, देखो मैं आपका जेई में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, और मैं यहाँ पर सिर्फ अपना काम छोड़कर इसलिए आया हूँ कि आप लोगों का हम लोग रिजल्ट बना सके। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल लें, क्या एफर्ट डालें? पहली बात, क्लास में फोकस होकर बैठना है बस, कि यार 1-1.5 घंटे की जो क्लास है ना मुझे सुनना है। देखो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भी लिखने की कमी नहीं है, नोट्स आप गूगल पे टाइप करके दुनिया जान के मिल जाएंगे, मटेरियल में क्या कुछ नहीं लिखा होता। अरे 90% बच्चा तो समझने के लिए परेशान हो रहा है ना, समझने के लिए परेशान हो रहा है, समझ नहीं आता है उसको। और समझ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस लेवल का पढ़ाया नहीं जाएगा। जब तक आप उस पार्टिकल को समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या, तब तक कैसे करेंगे? और आप इसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे मैकेनिज्म आपके आसान हो गए, और आप कहोगे सबसे आसान सबसे स्कोरिंग मेरी ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक में मुझे प्रॉब्लम ही नहीं।
ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत छोटी छोटी बारीकियों पर बात करना पड़ेगा। ये बात, क्योंकि केमिस्ट्री इज नॉट लॉजिकल साइंस, ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एक्सपेरिमेंट में जो हमें ऑब्जर्व होता है उसको हम लिखते हैं। फिजिक्स में लॉजिक लगा सकते हो आप, और यहाँ जितना लॉजिकल होता है, उसके बाद एक्सेप्शंस आ जाते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में कहते हैं कि केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। यहाँ एक्सपेरिमेंट का डाटा चलता है। ठीक है बच्चों, तो क्लास में बस एक सीरियसनेस बना के रखो, और जितना मैं आपको होमवर्क दूं आने वाले टाइम में, बस उस होमवर्क को करो। 2-4 सवाल नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर एफर्ट तो करो कम से कम करने के लिए, उसको बाकी पूछो। और जो डीपीटी आपकी टेस्ट में होंगे, उस डीपीटी में भाई एक तो टेस्ट सभी को देने हैं, और मान लो कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो गलत हो गए तो क्या होगा, उसको हम यहाँ ठीक कर लेंगे। मतलब जितनी गलती करना है यहाँ कर लेना, जेईई मेंस में तो ठीक कराओगे, नीट में तो सही कराओगे। कुछ बच्चे नीट वाले भी तो बैठे हैं। टेस्ट का तो पर्पस यही है ना कि उसको डिस्कस कर लें। जब उसको डिस्कस करेंगे तो सही टूल समझ में आएगा कि मैं क्या सोच रहा था और सही टूल क्या है। हमेशा सही चीज का इस्तेमाल कीजिए, सही तरीका। ठीक है, चलिए वापस। तो बेटा यहाँ रेसिमिक मिक्सचर, तो मैं कह रहा था कि अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया जाए कि एक एल्काइल हैलाइड है जिसका जनरल फार्मूला ये है एंड इट अंडरगो रेसिमाइजेशन, तो आप बताइए वो SN2 से जा रहा होगा कि SN1 से जा रहा है? SN1 से जा रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि उसमें तो रेसिमिक मिक्सचर बनते ही नहीं है। इसमें तो वॉल्टन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, जो मैंने आपको बताया 100% मॉलिक्यूल उल्टे हो जाते हैं, इसमें मिक्सचर्स बनते हैं। क्लियर है बच्चों बात? फिर देखिए नेक्स्ट, इसका जो रेट एक्सप्रेशन था वो क्या था? इसका रेट एक्सप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx की पावर कितना था 1, और न्यूक्लियोफाइल की भी पावर कितना था 1। इसका जो रेट एक्सप्रेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx की पावर 1, और न्यूक्लियोफाइल की पावर कितनी 0। ठीक है, और कोई बात हमने जो मिस की हो? ये हो गया है ना, 3 डिग्री Rx ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए किस तरह के सवाल आएंगे। आपसे पूछेगा विच विल अंडरगो फास्ट रेसिमाइजेशन। बताइए इन दोनों में फास्ट रेसिमाइजेशन किस में होगा? जब मैं रेसिमाइजेशन की बात करता हूं तो अंडरस्टूड है मैंने किसकी बात कर दी? SN1। SN1 में जो रेट है वो मेरा किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। मुझे देखना अगर कार्बोकेटाइन मेरा जल्दी बन गया तो रेसिमाइजेशन भी जल्दी हो जाएगा, और नहीं बना, अनस्टेबल होगा, तो रेसिमाइजेशन भी स्लो हो जाएगा। अगर आप यहां से इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कर देते हैं तो आपके पास एक बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिलता है विच इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन आपको दिखाई देता है, राइट। और अगर हम यहां से इसको देखें तो ये पहली बात तो 1 डिग्री Rx है, एग्री करिए। 1 डिग्री Rx में वैसे भी SN1 नहीं होता क्योंकि ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होते हैं। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, दैट इज अनस्टेबल। इसका मतलब ये SN2 में जाएगा, सॉरी SN1 में जाएगा और रेसिमाइजेशन में जाएगा। तो आंसर क्या हुआ बच्चों इसका? ठीक है, इसका नाम है बेंजाइल ब्रोमाइड। ये तेजी से रेसिमाइजेशन में जाएगा। क्लियर है बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन ये आ गया समझ में? ठीक है, कहता है कि विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 मैकेनिज्म। इसमें से SN2 मैकेनिज्म में कौन फास्टर रिएक्ट करेगा? इधर भी यार, इधर भी यार, ठीक है। ये लो, इनमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने किस में पूछा? SN2 में। SN2 में तो आप देखते हो स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। यहां देखोगे तो ये कितने डिग्री Rx है, यहां देखोगे तो ये कितने डिग्री Rx है। आपका Br जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये कितने डिग्री Rx हुआ? 2 डिग्री। और ये कितना है? 1 डिग्री। इसका मतलब सबसे तेजी से ये रिएक्ट करेगा, देन दिस विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, और अगर मैंने SN1 पूछा होता तो उल्टा हो जाता, है ना। ये तेजी से रिएक्ट करता हो, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
विच विल रिएक्ट फास्टर इन SN2, SN2 की ही मैं बात कर रहा हूं। इन दोनों में SN2 में कौन रिएक्ट करेगा फास्टली? आप बोलेगे सर ये भी 1 डिग्री RX है और ये भी 1 डिग्री RX है। अभी आपने बताया कि SN2 में 1 डिग्री RX तो अच्छे से रिएक्ट कर जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की फैक्टर नहीं लग रहा। अगर आपके पास डिग्री सेम है तब आप लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी चेक करते हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक्स को ही बाहर होना है। एक्स जितना जल्दी बाहर हो जाएगा उतना जल्दी आपका वो हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है CF का बॉन्ड छोटा है, CCl का बॉन्ड और बड़ा है, CBr का बॉन्ड और बड़ा है, और सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है? तो मतलब ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगा बेटा? सबसे तेजी से कौन निकलेगा? I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। तो अगर आपकी डिग्री सेम है तब आप चेक करेंगे लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी। तो बेटा यहां से आयोडीन तेजी से निकल जाएगा, इसका मतलब दिस इज A, दिस इज B, तो A विल रिएक्ट फास्टर देन B। क्लियर है बच्चों ये बात? अगर डिग्री सेम है तब कैसे कंपेयर करोगे? तब आप देखोगे लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी, जितना जल्दी लीव कर जाएगा ग्रुप उतनी तेजी से रिएक्शन हो जाएगी, और लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए। कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? काफी मैंने एक्सप्लेन किया है, अब मैं क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाता चलूंगा। अब बताइए। अच्छा ये तो मैंने नॉर्मल बताया था ना। हाँ ये लिखिए SN2 SN1, ये इन जर्नल है, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। दिस इज एल्काइल हैलाइड, और ये मैंने मीडियम लिखा है, मीडियम। मीडियम पे डिपेंड करता है, किस मीडियम पे डिपेंड करेगा कि पाथ कौन सा होगा, तरीका कौन सा होगा। हो गया बच्चों? लिख लिया? ये लिखिए। अच्छा ये वाला पार्ट रहने देना, मॉलिक्युलरिटी समझाने के लिए जो लिखा था ना बच्चों, ये वाला अलग कर दो, कि इसको रहने दो, ये तो समझा दिया बस, ठीक। मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड को मैंने खोल दिया है, बाई मॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर, है ना, हर चीज मैंने बता दी।
अगर आपने लग के अक्टूबर तक, कमिंग अक्टूबर तक अपना सिलेबस ट्वेल्थ का भी डोमिनेट कर लिया, जो मैं करवा दूंगा, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा इलेवेंथ की चीजें भी रिवाइज करने का, प्रैक्टिस देने का। तभी आपका मान के चलिए कि जेई मेंस का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है तब जाकर होगा। सिलेबस किसी भी कंडीशन में अक्टूबर नवंबर से आगे नहीं जाना चाहिए। दिवाली के आसपास आप सब तैयार कर लें बढ़िया आराम से, क्योंकि वो जो टाइम है उसमें जो फंसते हैं बच्चे, ट्वेल्थ करूं कि जेई करूं, ट्वेल्थ करूं कि जेई करूं, आप अपनी प्लानिंग स्ट्रांग करके चलो, सिलेबस को डोमिनेट करके पहले से ही चलेंगे। आप में एक प्लस फैक्टर है सभी में, फिजिकल फिटनेस का, जो मेट्रो सिटीज के बच्चों में उतना नहीं है, वो बैठे हुए अंदर बहुत वीक है ना। स्टेमिना, वो तो खैर स्टेमिना तो कुछ का तो मनाली में चेक हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, लेकिन आप उनसे बेटर हो इस मामले में, है ना। तो जब आपकी फिजिकल फिटनेस है तो मेंटल हेल्थ को अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करके करेंगे ना बच्चे, ये कुछ भी नहीं है जेई मेंस और नीट का एग्जामिनेशन, बस इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है ना। और कम से कम आप पीवाईक्यूज तो बहुत अच्छे से करके जाइए, उससे बाहर तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना। इस इंडस्ट्री में पता नहीं कितने लाख क्वेश्चन है, बनाते रहते हैं बैठे बैठे, लेकिन आपको उतने थोड़ी ना करने हैं, आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि कंसेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन अनलिमिटेड है। कंसेप्ट सीखो, फिर वहां पर लॉजिक लगाओ और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को बस ट्विस्ट किया जा सकता है। बताइए, फॉर्मामाइड और ये था डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, फर्क साफ दिखाई दे रहा है। इसमें हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। ये है पोलर प्रोटिक और ये वाला पोलर एप्रोटिक। और आप जितने भी लेक्चर देखेंगे या कहीं से पता करेंगे ना, SN1 SN2 में मीडियम की बात ही नहीं करता कोई, और मैंने सबसे पहली बात मीडियम पर ही की है और लिख दिया था कि वहां मीडियम ही है जो ये डिसाइड करता है कि SN1 में जाएगा या SN2 में। हो गया बच्चों? चलिए, अच्छा ये तो SN2 का ग्राफ था। SN1 का ग्राफ कितने स्टेप का आना चाहिए? 2 स्टेप का आना चाहिए, क्योंकि वो तो 2 स्टेप प्रोसेस है। तो अगर इसके बराबर में सॉरी SN1 का, SN2 का ग्राफ है, SN1 का ग्राफ अगर इसके बराबर में बना दूं, ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपकी लो एक्टिवेशन एनर्जी स्लो है, और ये आपकी ये लो, ये लो। इसमें आपको कितनी पीक दिखाई दे रही है? 2 पीक दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। एक्चुअल में ये कितने स्टेप प्रोसेस है? 2 स्टेप प्रोसेस है। और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये है इंटरमीडिएट, इसको आप लिख भी सकते हैं, ये है इंटरमीडिएट, ठीक है। ज्यादा एनर्जी में कौन सा स्टेप हो रहा है? ज्यादा एनर्जी में कौन सा स्टेप हो रहा है? पहला। और ज्यादा एनर्जी में अगर पहला स्टेप हो रहा है तो पहला स्टेप स्लो हो जाएगा। और दूसरा स्टेप कितनी एनर्जी में हो रहा है, मतलब यहां पहुंच गया, यहां से यहां जाना आसान है, एग्री कि नहीं? तो दूसरा स्टेप फास्टली हो रहा है। पहला स्टेप बहुत मुश्किल है, उसको ये बैरियर पार करना है। दूसरे स्टेप आसानी से हो जाएगा। तो पहली बात तो इसको मैं सिखा दूंगा आगे, इसको आप समझने की कोशिश करो। ये 1 स्टेप प्रोसेस है और ये कितने स्टेप है? 2 स्टेप। रिएक्टेंट यहाँ ऊपर, प्रोडक्ट नीचे, ये वाला भी कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इंटरमीडिएट का पॉइंट क्या है? ये। और यहाँ पर ये जो है, ये आपके दो एक तरह से आईटीएस की तरह ही है, ठीक है, लेकिन आईटीएस नहीं बोल सकते क्योंकि इस केस में आईटीएस नहीं बनता है, क्लियर है ना। ये वाला पहला जो स्टेप है दैट इज इन हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादा एनर्जी में हो रहा है, और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो रेट उसका कम हो जाएगा। ये स्लो है, और दूसरे वाला स्टेप क्या है? फास्ट। हो गया ये भी? चलिए आगे। यूनिमोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्योरी नहीं आएगी कि सर थ्योरी नहीं लिखवाई इसमें, कुछ स्टेट में कुछ नहीं, 2 स्टेप में हो रहा है। जो मैंने कंक्लूजन लिखा है ना, 2 का समरी, ये ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई में आ जाएगा कि कंपेयर SN1 SN2, लेकिन वहां भी सवाल आएंगे कि विच विल रिएक्ट फास्ट इन SN1 और SN2। ठीक है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रेशन समझाया था, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैटायंस का भी हाइड्रेशन होता है और एनायंस का भी क्या होता है, हाइड्रेशन। कैटायंस का हाइड्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनायंस। कैटायन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होते हैं एज कंपेयर टू एनायंस। ठीक है, और हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट निकलेगी। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी का डाटा अगर लैटिस से ज्यादा हो गया तो लैटिस खुल जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो हमें किससे मिल गई, हाइड्रेशन से, खुल जाएगा। यही रीजन है कि NaCl इज आयनिक कंपाउंड, जो कि स्ट्रॉन्ग लैटिस माना जाता है लेकिन वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, बेंजीन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो ये काम नहीं कर पाएगी, बेंजीन में थोड़ी सॉल्युबल हो जाएगा आयनिक कंपाउंड। क्लियर, बेंजीन में Na+Cl- थोड़ी अलग होंगे, ये तो वाटर ही कर पाएगा या वाटर जैसा कोई पोलर मॉलिक्यूल कर पाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? ठीक है बच्चों, हटा दूं? चलिए नेक्स्ट पर चलिए, जिसका रह गया अभी नहीं हुआ। अरे मैं सोच रहा था क्वेश्चन करा दूं एक शानदार एडवांस का। थोड़ा स्पीड से लिखो। हो गया, यही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सारा कंक्लूजन यहां पर रखा हुआ है। ये है, इसको देख लोगे तो क्विकली रिवाइज हो जाएगा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप सीख लेते हो ना, लास्ट में मैं कुछ माइंड मैप बनाऊंगा। जैसे आपने MS चौहान के सर के फर्स्ट बुक के फर्स्ट पेज में देखा होगा कि इतना बड़ा माइंड मैप दिया हुआ है। इस तरह से माइंड मैप बनेंगे, कुल मिला के 5 से 6 शीट होंगी सारी ऑर्गेनिक, यस। और जब वो शीट पे होगा ना सारा का सारा, तो आप सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। अगर ये पेजेस में बिखरा हुआ रहता है, बहुत सारे मल्टीपल पेजेस में आपकी इंफॉर्मेशन, तो बेटा रिवाइज नहीं कर पाते हो टाइम पर। आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, पहले चीजों को अच्छे से समझना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है, क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे प्रैक्टिस, लेकिन रिवीजन के लिए आपको सारी चीजें एक्सट्रैक्ट आउट करके 5 से 6 शीट होनी चाहिए बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
5 से 6 शीट में सारा कुछ लिखा हुआ है, छोटा छोटा, जैसे वो फर्रे बनाते हैं ना, अभी बनाओगे 11th वाले एग्जामिनेशन में, है ना? नहीं बनाओगे? ओनली चैट जीपीटी? नहीं नहीं, फोन अलाउ नहीं करेंगे, देखते हैं कितना लिखोगे। स्टेरिक हिंड्रेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, इस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, उल्टा है। ऐसे मान लो, बिल्कुल ऐसे होता है, जैसे ये ये बी आर इधर लगा हुआ है और ये 3 अटैचमेंट इधर लगे हुए हैं। जब न्यूक्लियोफाइल आकर इधर से अटैक करेगा तो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? ऐसा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अम्ब्रेला इन्वर्जन से भी समझाया जा सकता है, छाता जैसे बारिश में उल्टा हो जाए, हवा में तेज उल्टा हो जाए। सही लगा ये टॉपिक? बोर तो नहीं हुए? है ना इंटरेस्टिंग? अभी अभी एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्रैक करेंगे, अगर टाइम दो तो। 1:07 हो, कितने बजे तक थी क्लास? 1:30 तक है ना? ठीक है ठीक है। नहीं चलेगा, वो वैसे मेन खत्म हो गया, समझने वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। और इसके साथ चलता है एलिमिनेशन। अब इसका एक पार्ट खत्म हुआ, तो अभी आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 कब होगा, और तब समझेंगे हम कि एलिमिनेशन कब होगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगा। जो आसान होता है वो हो जाता है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कभी एलिमिनेशन बना रहे हैं, कभी SN बना रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब क्लियरिटी बनेगी, स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं, बाद में जोड़ दूंगा दोनों को, मैं कनेक्ट कर दूंगा। चले, कोई बात नहीं, करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना डर आप लोगों को था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर जो जीओसी और हाइड्रोकार्बन है और जहां वो टूल्स हैं बेटा, वहीं करा दी जाती है मेन। आगे 12th में सब कुछ रिएक्शन और प्रिपरेशन ही रह जाते हैं, सब वहीं खत्म हो जाता है 80% के आसपास। थोड़ा आप में रहा है ये सिस्टमेटिक नहीं हुई है कुछ चीजें, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब हो जाएगा। करें आगे? ये क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी पॉइंट प्लीज सभी नोट्स बनाएं, क्योंकि हर क्वेश्चन हर पॉइंट मेरे नोट्स में मिलेगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे नोट्स पढ़िए। और PYQ या कहीं का भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो, किसी की भी DP रही हो, सब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ही क्यों लगाओ, सबकी लगाओ, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, कहीं से भी लाओ क्वेश्चन। हो गया बच्चों ये? अब कितनी और रह गई स्लाइड्स? तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इसके बाद नोट करना। एक क्वेश्चन करा देता हूँ।
चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसी तरह से है ना, ये आपने शायद एडवांस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन देखोगे। एडवांस का क्वेश्चन भी देखो आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आप देखो रिएक्टेंट की कैटेगरी क्या है। रिएक्टेंट की कैटेगरी है आर एक्स, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बी आर लगा हुआ है, यहाँ सी एल लगा हुआ है, यहाँ आई लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्लोरीन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। आयोडीन के पास भी सर लोन पेयर है, आयोडीन भी यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ क्या पार्शियल डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वीक होगा या डबल बॉन्ड वीक होगा? बेटा सिंगल बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, दिस इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। मतलब यहां से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्लियर। इसका मतलब आपके पास यहां पर ये जो CBr है ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, यहां से Br माइनस हो सकती है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करने वाला है। अब मीडियम को पहचानिए, मीडियम क्या है? डाई मिथाइल फॉर्माइड। डाई मिथाइल फॉर्माइड मतलब अभी आपने लिखा ही था, कुछ इस तरह से लिखा हो, ये रहा डाई मिथाइल फॉर्माइड। इसका मतलब ये कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक। इसका मतलब ये कौन सा मैकेनिज्म करने में? SN2 करेगा, है ना। अब हम देखें कि ये रहा न्यूक्लियोफाइल। भाई इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, फिनाइल, ये फिनाइल है बच्चों, फिनाइल। फिनाइल और यहाँ सल्फर है, सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और आगे क्या हो? Na+। ये तो आयनिक इंटरेक्शन है, इसको तो हटा दो। ये मेरा कैसा दिखाई दे रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ Br को हटाने वाला है। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री समझिए, SN2 में हमने देखा था क्या हो जाएगा? इन्वर्जन, क्लियर। मतलब अगर Br ऊपर लगी होगी तो हमारा ग्रुप नीचे लगा होना चाहिए, एग्री के नहीं? तो पहले वाले ऑप्शन में देखो तो इसने पहली बात, इसने इन्वर्जन नहीं किया, जिस पोजीशन में Br है उसी पोजीशन में क्या कर दिया इसने? न्यूक्लियोफाइल कर दिया, और साथ साथ इसने क्लोरीन को भी हटा दिया। तो ये तो ब्लंडर है, यहाँ पर ये तो नहीं कर सकते। और साथ साथ यहाँ पर इसने क्या कर दिया? सेम ओरिएंटेशन में कर दिया। तो ये आंसर क्या हो गया आपका? गलत। इस केस में देखो दोनों दोनों एज इट इज, ये नहीं हटाए, लेकिन यहाँ पर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कर दी? गलत। जिस पोजीशन में ब्रोमीन है उसी पोजीशन में आपने अपना न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दिया। ये स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से ये वाला आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसको चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में अगेन ये ऊपर वाला पार्ट भी गलत है, और नीचे ये वाला पार्ट भी इसने गलत कर दिया। बेटा ये भी नहीं होने वाला, और ये वाला पार्ट भी क्या है? गलत। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें ना Cl हटी है ना I हटी है, और इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसने आकर Br को धक्का देकर बाहर मारा है, ट्रांस उल्टी पोजीशन से, एंटाई पोजीशन से, है ना। इसका मतलब यहां पर देखें तो ये बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन लगा हुआ है, तो दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया बताओ, है ना। और वैसे क्या करें समझ ही नहीं आएगा कि DMF क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अब समझ में आ रही है चीजें? अरे बन गई, आपने बना लिया बढ़िया सवाल, ठीक है। आपको मैं बता ही नहीं रहा हूँ मैं आपको कहाँ 12th की क्या कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। क्या जानना है इससे कि 12th क्या 11th क्या, आप तो कंटेंट जानो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हम मैकेनिज्म कर रहे थे, कल हमने लास्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आज हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हमें देख के समझ में आ रहा है कि क्या हुआ। क्लियर है बच्चों ये वाला क्वेश्चन? अगला ही क्वेश्चन और ले लूं, चलिए। अरे कोई ऐसा बच्चा जिसको दोबारा बताने की जरूरत है? ये हो गया ना बच्चों क्लियर? नेक्स्ट कहता है ऑर्डर ऑफ या रेट ऑफ रेसिमाइजेशन बताइए, रेट ऑफ रेसिमाइजेशन बताइए इन फॉलोइंग हैलाइड्स।
फॉलोइंग हेलाइट्स। बेटा सबसे पहले मैंने रेसिमाइजेशन की बात की तो अंडरस्टूड है मैं किसकी बात करूं? SN1। SN1 में हम क्या चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन जितना जल्दी होगा रेसिमिक मिक्सचर उतना जल्दी बन जाएगा। अब आप सभी में देखिए, अगर यहां से Br निकला तो यहां पर बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय वन फिनाइल रिंग। यहाँ पर इसका R+M+ इफेक्ट फिनाइल रिंग का इसको क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। क्लियर? इस केस में देखें तो यहां से Br निकालोगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो एक फिनाइल रिंग है प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है एज कंपेयर टू दिस, तो इससे तेजी से रेसिमाइजेशन में ये जाएगा। इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो देयर विल बी वन फिनाइल प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये इससे तेजी से रिएक्ट करेगा। यहाँ देखें तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पर 2 फिनाइल रिंग है प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, रेजोनेंस डोमिनेट कर रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। इस केस में देखिए बेटा यहाँ पर 3 फिनाइल रिंग का रेजोनेंस काम कर रहा है तो सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा ई के बाद कौन? डी के बाद सी के बाद बी के। ठीक है, कर लो ये वाला क्वेश्चन भी नोट। अब देखो, अब टेक्निकली सवाल देखो, कुछ स्टेटमेंट कैसे गलत हो जाती है। जनरली कई टीचर्स इस इंडस्ट्री में बोल देते हैं कि जो SN1 का ऑर्डर है उसका उल्टा SN2 का कर दो। बात भी सही है, हमने ऑर्डर लिखा भी है ना? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे हेलाइड ऐसे हैं जिसमें कार्बोकेटाइन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से। और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन को अगर आप धक्का देकर Br- निकालने की कोशिश करोगे तो बेटा वो तो पहले ही निकाल देगा। एग्री के नहीं? मतलब आप इनको SN1 SN2 में ले जाने की कोशिश करोगे तो इनका प्रेफरेबल पाथ ये क्या चूज करेंगे? यार धक्का क्यों मार रहे हो, हम तो अपना कार्बोकेटाइन बना ही लेंगे, ले जाओ Br- को, इतना धक्का मारने की क्या जरूरत है। क्लियर है? इसका मतलब ये कह देना हर बार कि जो SN2 का ऑर्डर है वो उल्टा SN1 में होगा, दिस इज नॉट ऑल टाइम ट्रू। क्योंकि जो चीज SN1 में नहीं जा सकती, SN2 में नहीं जा सकती, हम ये नहीं बोल सकते। क्लियर है मेरी बात? है ना? तो ये सारे के सारे जितने भी हेलाइड हैं उनका प्रेफरेबल पाथ क्या है? दैट इज SN1, क्योंकि ये सब के सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कार्बोकेटाइंस। ठीक है, ये बॉन्ड बहुत वीक है, आसानी से टूट जाता है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे टूट जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये है कि मीडियम में वो आपको नहीं फंसाता, वो सीधा सीधा इन चीजों में फंसाता है। रेसिमाइजेशन SN1 SN2 में सीधा पूछेगा आपसे, बस आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है। फिलहाल इतना देख। एक क्वेश्चन में यहाँ साइड में लिख रहा हूं, आप बताइए इन दोनों कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन है?
इन दोनों कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल कौन है? सेकेंड वाला। याद रहिए, ये टर्शरी ब्यूटाइल में 9 अल्फा हाइड्रोजन का जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो डोमिनेट कर जाता है इससे प्रैक्टिकली। इसलिए जिस भी एमटीजी में, जिस भी अरिहंत में ये वाला लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मॉड्यूल्स में स्टैंडर्ड मॉड्यूल किसी की भी कंपनी के देखेंगे तो सही मिल जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट कर जाता है अवर रेजोनेंस। तो अगर मैं यहाँ बी आर लगा दूं, अगर और यहाँ पर भी बी आर लगा दूं और आपसे पूछूं कि विच विल गो फास्टर रेसिमाइजेशन, तो दिस विल गो अंडर फास्टर। ठीक है बच्चों, कितना टाइम है? कितना टाइम है मेरे पास? बस आधे घंटे में मैं निकलने वाला हूँ। नहीं, यहां तक कोई सवाल बच्चों? ये जो सवाल है ये आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, ये वाला भी आपने नोट कर लिया है, ये वाला भी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब 1 मिनट सब लिखना बंद करेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल को हम बेस भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स आर गुड बेसिस एज वेल, वो बेस भी हैं, बेस भी है। कब न्यूक्लियोफाइल है और कब बेस है, जरा ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे कहता हूं CH3O-, आपको क्या दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और बेटा अगर इसको कहीं से हाइड्रोजन मिल गई, H+ मिल गया, तो ये क्या बना लेगा? CH3OH। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ साथ क्या है? बेस भी है। जैसे CN- है, OH- है, बेटा अगर इनको कहीं से H+ मिल गया तो ये वाला तो क्या बना लेगा? HCN। और ये वाला क्या बना लेगा बेटा? वाटर। मतलब न्यूक्लियोफाइल्स आर गुड बेसिस एज वेल, उनको बेस भी बोल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब न्यूक्लियोफाइल बोले और कब बेस बोले। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, अगर आपका नेगेटिव चार्ज पर्टिकुलरली इस कार्बन पर जाकर अटैक करता है, यहां बॉन्ड बनाकर एक्स को बाहर कर देता है, इस केस में ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। अब इस केस में ये कौन सा है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस केस में कैसा दिखाई दे रहा है? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसने अपना नेगेटिव चार्ज किसको दिया? कार्बन को, और किसको बाहर कर दिया? एक्स को। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको? एक्स को। लेकिन अगर इसके पास जगह नहीं है, मान लीजिए कुछ ऐसा CH3, इसके हाइड्रोजन खोल देते, CH3 इसके भी हाइड्रोजन खोल देते, ठीक है, और यहां पर क्या लगा देता हूं? Br। और अब ये बेस आ रहा है, राइट। अब बताइए कितने डिग्री Rx है? ये कितने डिग्री Rx है? 3 डिग्री Rx है। क्या इस बेस के लिए इस कार्बन तक पहुंचना आसान है या इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, यहां तो नहीं है, नहीं पहुंच सकता। क्लियर। अब इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यार मैं अंदर तो जा नहीं पा रहा हूं, एक काम करता हूं, मैं यहां से H+ छीन लेता हूं। जब मैं यहां से H+ छीनूंगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ गिरेंगे, एक पुश लगेगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिलहाल हम उसको नहीं समझेंगे, लेकिन बाहर से ही बाहर ये क्या बना लेगा? और अपना काम खत्म कर देगा। अब इसको बेस बोलेंगे। अब क्या है बच्चों? एनसीईआरटी ने फ्रंट पेज पर हल्का सा 3D में बेटा यही बनाया है, कोने में जाकर देखना, बिल्कुल फ्रंट पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फ्रंट पर इस लेफ्ट साइड में ये वाली इमेज बनी हुई है। मतलब एनसीईआरटी आपको सिखाना चाहती है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह भी काम कर सकता है। कब न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, कब बेस बोलेंगे, बहुत टेक्निकल सा पॉइंट है। जब अपना नेगेटिव चार्ज वो कार्बन को देगा और एक्स को बाहर करेगा, तब वो न्यूक्लियोफाइल है। और अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, देयर इज नो स्पेस अवेलेबल, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बाहर से हाइड्रोजन खींच के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। इस केस में ये कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों? आई बात कुछ समझ में? न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस
बेसिसिटी। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। आपके पास दो बेस है, इसका नाम है मिथॉक्साइड आयन और इसका नाम है टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन। आपको क्या लग रहा है कि किसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए और किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए? अगर इसको आप देखो तो इसका आर छोटा है, स्मॉल है बेटा, ये अंदर जाकर कहीं एंट्री ले सकता है। क्लियर? लेकिन इस केस में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसा है? बल्कि है। ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है? बल्कि। बेटा इसके लिए हर कार्बन तक पहुंचना आसान नहीं है, चाहे आपके पास 2 डिग्री कार्बन ही क्यों ना हो। इसके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जब ये अंदर जाने की कोशिश करेगा तो इसको तो हाइड्रोजन बाहर ही मिल रही है, तो ये वहां से क्या खींच लेगा? हाइड्रोजन। तो अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा और बेसिक कैरेक्टर की टेंडेंसी किसकी ज्यादा? ये हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से खींचेगा, ये छोटा है ना, ये छोटा है तो अंदर तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि चलो अंदर तक कार्बन तक पहुंच के एक्स को क्या कर दें? बाहर। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है? और इसका कैसा कैरेक्टर होगा? बेसिक, क्योंकि ये बल्कि है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। बल्कि न्यूक्लियोफाइल तो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, जब वो अंदर नहीं जाएगा तो बाहर से क्या करेगा? हाइड्रोजन खींचने की कोशिश करेगा। ये सब मैं लिखवाऊंगा, कब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कब बेस बढ़ेगा। लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम कोई पूछे कि क्या न्यूक्लियोफाइल बेस भी होते हैं, आप बोलोगे यस, न्यूक्लियोफाइल्स आर गुड बेसिस एज वेल। आपसे पूछे कब न्यूक्लियोफाइल बोले और कब उसको बेस बोले, अगर वो अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर सी एक्स बॉन्ड को देकर एक्स को बाहर कर देता है, देन इट इज न्यूक्लियोफाइल। और अगर वो जा नहीं पाएगा अंदर तो बाहर से ही हाइड्रोजन को खींच के अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा, तब वो बेस है। ठीक है? तो बार बार आप देखोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, इन दोनों में टेक्निकल फर्क मैंने समझा दिया। आया बच्चों को समझ में? ठीक है? बोर तो नहीं हुए? क्लियर है? मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाला है, ये थोड़ा अच्छे लेवल पर हो गया, 12th में काम आएगा आपको, 12th में दोबारा सब सारा कुछ होगा। अब तो कुछ मैकेनिज्म्स और हैं, जैसे नेक्स्ट क्लास का प्लान मैं पहले ही बताकर जाता हूँ हमेशा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा एलिमिनेशन, उसमें भी E1, E2, ECB 3 टाइप बताऊंगा, और फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और कब क्या हो सकता है? एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन था, यहां पर आपका एलिमिनेशन हो जाता है, मैं बताऊंगा। ठीक है? चलिए, ज्यादा बोलना आज के लिए इतना ही। हाँ जी बच्चों।